समग्र शिक्षा, एजुकेशन फॉर ऑल हो, होलिस्टिक डेवलपमेंट की हम बात करें तभी तो हम विकसित भारत बना पाएंगे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है उस सपने को हम सबको मिलकर साकार करना है। बिल्कुल, और इस पर विशेष मेहमान जुड़े हैं हमारे साथ स्टूडियो में। विस्तार पूर्वक आपसे यहाँ पर चर्चा होगी और साझा होगी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी। आइए मिलकर स्वागत करते हैं श्री विविध गुप्ता जी का, उस प्रिंसिपल बाल भवन पब्लिक स्कूल मयूर विहार दिल्ली। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले तो ये बताएं कि समग्र शिक्षा को हम किस रूप से देखते हैं। अगर एनईपी के नज़रिए से इसको देखा जाए तो आप इसको कैसे देखते हैं? समग्र शिक्षा जो हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके अंडर में जो बहुत क्लियरली बताया गया है कि एजुकेशन फॉर ऑल एंड ऑल मीन्स ऑल, बिल्कुल, नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड। एंड इस तहत में सिर्फ स्कूली शिक्षा नहीं बल्कि जो टीचर्स ट्रेनिंग है वो भी एक बहुत अहम मुद्दा है, जिसमें आज की डेट में सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE बहुत सारी ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज कर रहा है, जिसमें टीचर्स को भी प्रिपेयर किया जा रहा है कि किस तरीके से स्कूल्स में इनोवेशन लेके आया जाए, क्रिएटिविटी लेके आई जाए और ऐसे टूल्स को यूज किया जाए ताकि बच्चे एंगेज रहें। आज जो है जनरेशन सारी AI और टेक से रिलेटेड बात करती है, तो बच्चों को भी क्लासरूम्स में अपने होमवर्क में ऐसी चीजें चाहिए ताकि वो एंगेज रहें और उसके तहत ये ट्रेनिंग, टीचर्स ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जी मिस्टर गुप्ता, ऐसा NEP 2020 में कहा गया है कि एजुकेशन मस्ट बी होलिस्टिक, एंजॉयबल एंड इंटीग्रेटेड। एब्सोल्युटली। तो इसे जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो हमें समझना ये ज़रूरी है कि हमारी जो शिक्षा नीति है उसका स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। स्कूल एजुकेशन के अंदर आज हम बात कर रहे हैं फाउंडेशनल स्टेज की, जहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि स्टूडेंट्स को बुक्स नहीं, उनको चाहिए टीचर्स, उनको चाहिए फैसिलिटेटर जो क्लासरूम के अंदर बच्चों को ऐसे एंगेज करे कि प्लेवे मेथड के थ्रू जो है वो अपनी शिक्षा को ग्रहण कर सकें। तो उसके तहत में फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी बहुत एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो स्कूल्स में बहुत इम्पैक्टफुल तरीके से आज इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। अगर हम बात करें आर्ट एजुकेशन की, लाइक एकेडमिकली हम सालों से पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं कि नहीं बस पढ़ाई करो, करियर बनाना है, तो लेकिन अब आर्ट एजुकेशन ने भी एक ऐसी अपना एक रोल निभाया है। स्पेशली NEP की अगर बात करें तो इसमें भी आर्ट एजुकेशन पे एक विशेष जोर दिया गया है, फोकस है। तो इसके बारे में आप कैसे कहते हैं कि स्कूल्स में इसको कैसे लिया जा रहा है? आर्ट एजुकेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है स्कूल एजुकेशन का, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बाद तो उसकी और इम्पोर्टेंस बढ़ गई है। आज हम जब भी क्लासरूम में कोई भी लेसन प्लान की बात करते हैं कि हम लोगों को टीचर्स को ट्रेन करना है, तो हम ये जरूर बोलते हैं कि आर्ट इंटीग्रेटेड लेसन प्लान हमारे होने चाहिए। और कई बार जो है ना एक कॉमन मिथ है कि आर्ट एजुकेशन का मतलब सिर्फ ये कि ड्राइंग एंड पेंटिंग। हम लोग भूल जाते हैं कि परफॉर्मिंग आर्ट्स भी एक बहुत बड़ा आर्ट फॉर्म है। तो आज हम जिस तरीके से जुड़े हुए हैं यहाँ पर, ये भी टेलीविजन, सोशल मीडिया, ये भी हमारा एक परफॉर्मिंग आर्ट्स का एक पार्ट है, जहाँ पर हम स्टूडेंट्स को नाट्य रूपांतर के थ्रू जो है वो बताते हैं कि कैसे प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है, उनके सॉल्यूशंस आइडेंटिफाई करनी है, एंड देन यू हैव टू फाइंड अ सुटेबल सॉल्यूशन टू इट। सो क्रिटिकल थिंकिंग, not only critical thinking, creativity and then problem solving and lastly decision making। ये लाइफ स्किल्स जो हैं वो हमारा आर्ट एजुकेशन है जो बच्चों को सिखा सकता है। जो सब्जेक्ट कंटेंट है वो डेफिनेटली हमारी बुक से आ रहा है, हमारी किताबों से आ रहा है, टीचर्स उसमें इजाफा कर रहे हैं, बट जो सेल्फ एनालिसिस है, सेल्फ रियलाइजेशन है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ऑफ एजुकेशन है, वो आर्ट एजुकेशन के थ्रू ही आ रहा है। जी सर, आर्ट की बात हुई, साथ ही साथ स्पोर्ट्स की बात भी करना ज़रूरी है। किस प्रकार से स्पोर्ट्स जो है बच्चों को और ज़्यादा होलिस्टिक डेवलपमेंट की ओर ले जा सकता है? और चूंकि आजकल तो कई सारी ऐसी पहल इनिशिएटिव्स सरकार के द्वारा भी जारी किए जा रहे हैं, लागू किए जा रहे हैं। खेलो इंडिया की हम बात करें तो किस प्रकार से ये समग्र शिक्षा की ओर ले जा सकता है? देखिए, बच्चों को अगर आप पूछेंगे तो उनको एक आर्ट और एक स्पोर्ट्स, ये उनके दो फेवरेट विषय रहते हैं हमेशा स्कूल्स में। बच्चों को जब भी आप पूछेंगे कि कौन सा पीरियड ऐड कर दिया जाए तो कहेंगे स्पोर्ट्स का पीरियड दे दीजिए। क्यों दे दिया जाए स्पोर्ट्स का पीरियड? उसका कारण ये है कि वो वहां पर बेफिक्र होकर दे आर देमसेल्व्स, और स्पोर्ट्स जो है डिसिप्लिन इंस्टिल करने में बहुत हेल्प करता है। वो सेल्फ डिसिप्लिन जो हम लोगों ने अपने स्कूल टाइम में सीखा, मुझे ऐसा लगता है वो स्पोर्ट्स से आता है। और अभी जो आपका पहला सेगमेंट था उसमें हम लोगों ने आर्थराइटिस की बात की, जिसमें कि बहुत महत्वपूर्ण तरीके से सर ने ही बताया कि फिटनेस कितनी इंपॉर्टेंट है। और मुझे ऐसा लगता है वो लाइफस्टाइल
और हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करने के लिए स्पोर्ट्स का इंटीग्रेशन स्कूल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे बास्केटबॉल हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे फुटबॉल हो, कोई सा भी खेल खेलिए पर खेले जरूर, और एक दिन में 1 घंटा जरूर स्पोर्ट्स के लिए निकालना ही चाहिए। देखिए, ये तो हमने बात की उन बच्चों की जो बहुत ही आराम से शिक्षा उन तक पहुंच रही है, लेकिन उन बच्चों की भी बात करना उतना ही जरूरी है जिन तक शायद शिक्षा पहुंच ही नहीं पा रही है या बड़ी मुश्किल से स्कूल जा पा रहे हैं। समग्र शिक्षा कार्यक्रम के तहत उन बच्चों तक एक होलिस्टिक डेवलपमेंट भी हो और उन तक पढ़ाई का जो आई थिंक शिक्षा उन तक पहुंचे, होलिस्टिक उनका डेवलपमेंट भी हो और पढ़ाई भी हो। जी, उसके बारे में क्या पहल की जा रही है? उसके बारे में हमारे नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं, उनके तहत में उन्होंने स्टार्ट किया पीएम ई विद्या चैनल्स। और जो पीएम ई विद्या चैनल्स हैं, बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट है हमारी सरकार का, एजुकेशन मिनिस्ट्री का, जिसके तहत में ये इंश्योर करना दैट एजुकेशन इज रीचिंग द लास्ट विलेज ऑफ द नेशन, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। आज इंटरनेट सब जगह है, और जब हम एज टीचर्स, एज एजुकेटर्स, हम लोगों को भी बोला जा रहा है कि कुछ छोटे छोटे वीडियोस और चैनल्स तैयार किए जाएं, और वो सीबीएसई के थ्रू हम लोग अपना चीजें आगे पहुंचा रहे हैं। सीबीएसई एनसीईआरटी की पहल के थ्रू वो वहां तक पहुंच रहा है। जी। सर, अगर टीचर्स ट्रेनिंग की बात करें, जैसे कि आपने पहले भी जिक्र किया था, तो एनईपी के तहत या समग्र शिक्षा के तहत टीचर्स ट्रेनिंग में किन चीज़ों को, किन मॉड्यूल्स को अब शामिल करना ज़रूरी हो गया है? क्योंकि आप ही कह रहे थे एआई और टेक जनरेशन है, जेनजी को तो एवरीथिंग फास्ट चाहिए। ये जो पुरानी मेथोडोलॉजी टीचर्स अपनाते थे कि वही बोर्ड पर लिखना और फिर कुछ समझाना, फॉर्मूले बताना, आजकल जेनजी उस चीज़ से बोर होने लगता है। सो क्या नए टेक्निक्स, क्या नए मॉड्यूल्स अपनाए जा रहे हैं? मैंने तो अभी रिसेंटली लास्ट वीक की जो ट्रेनिंग अटेंड की वो एनसीईआरटी के साथ अटेंड की, और उन्होंने बहुत सारे ऐसे एआई टूल्स के बारे में हमें बताया कि जिससे जो है क्लास में टीचर्स जो हैं बहुत इजीली क्वेश्चन पेपर्स तैयार कर सकते हैं। ऐसी एक्टिविटीज प्रिपेयर की जा सकती हैं जो बच्चों को असाइन किया जा सकता है, और प्लेवे मेथड से वो ऑनलाइन सॉल्व कर सकते हैं। इंटरैक्टिव क्विजेस तैयार की जा सकती हैं, और इस तरीके से हम लोग पीपीटीज जो तैयार करते हैं क्लासरूम के अंदर, वो एआई की हेल्प से कितने इंपैक्टफुली इंटरैक्टिव पीपीटीज बन सकते हैं, वो सब टूल्स आज हमारे पास अवेलेबल हैं। सिर्फ जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि ट्रेनिंग जो है इंपैक्टफुल होनी चाहिए। जब वो ट्रेनिंग इंपैक्टफुल होगी तो जरूर हमारे क्लासरूम्स के अंदर उन सब चीजों का इंपैक्ट दिखेगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। लेकिन देखिए, स्कूल ड्रॉप आउट्स भी बहुत होते हैं, लेकिन उस दर को कम किया जाए, शिक्षा में रुचि बढ़े बच्चों की, उसके लिए क्या और नए कदम उठाए जा रहे हैं? एक तो देखिए, आज विकसित भारत बिल्डाथॉन जो है वो भी पहली बार इनॉग्रेट किया जा रहा है 13 अक्टूबर को, और स्टेम एजुकेशन बहुत एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आज क्लास 6 से स्टूडेंट्स जो हैं वो इनोवेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और जब उनको वो हम प्लेटफॉर्म अपने स्कूल्स में देते हैं अटल इनोवेशन मिशन के थ्रू, नीति आयोग की जो पहल रही और अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन उसको लीड कर रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को ऐसे ऐसे मौके मिल रहे हैं जहां पे वो सिर्फ इनोवेट नहीं कर रहे हैं, वो कुछ नया क्रिएट कर रहे हैं जो कि सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी बहुत उपयोगी है। और हम लोग अपने स्कूल्स में जो है एनुअल आर्ट एंड साइंस एग्जीबिशन हर साल अगस्त में ऑर्गेनाइज करते हैं, और जब भी मैं अपने बच्चों को देखता हूं कि वो किस तरीके से क्राफ्ट वर्क कर रहे हैं, प्रोजेक्ट वर्क बना के लेके आ रहे हैं, एप्स को यूज कर रहे हैं, मैं बहुत अचंभित रह जाता हूं कि ये बच्चे जो 10, 11, 12 साल के हैं और वो इस तरीके से इतनी फ्लुएंटली वो अपने प्रोजेक्ट्स प्रेजेंट करते हैं, तो मुझे लगता है वो एक मौका मिलना बहुत जरूरी है। जब भी बच्चों को मौका मिलेगा, डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि वो मौका चुकेंगे नहीं और आगे बढ़ते चले जाएंगे। पर प्रहर सर, ये भी देखा गया है कि जैसे आप ऐप्स की बात कर रहे थे, नो डाउट ये बहुत हेल्पफुल है, फैसिलिटेट कर रहे हैं एजुकेशन को भी, पर क्या ये हमारे बच्चों को कहीं वैचारिक रूप से इंसॉल्वेंट तो नहीं बना रहे? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि इंसॉल्वेंट तो बिल्कुल भी नहीं बना रहे हैं, और इनफैक्ट आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जो है, एवरीथिंग आजकल क्या है कि आप किसी भी एआई का ऐप यूज करते हैं और आपको तुरंत चीजें मिल जाती हैं, तो जो थॉट प्रोसेस जो बच्चों की खुद की होनी चाहिए, जो स्व का भाव होना चाहिए, वो उसको कैसे मतलब बैलेंस करना? मैं वही आपको बता रहा हूँ कि अभी जो लास्ट वीक भी ट्रेनिंग जिसकी मैं जिक्र कर रहा था एनसीईआरटी की, उसके अंदर बहुत बढ़िया तरीके से हम लोगों को बताया गया कि कौन से प्रॉम्प्ट को यूज किया जाए। वो प्रॉम्प्ट आपको ये बताएगा कि आपको क्या चीज चाहिए, एंड देन यू ट्वीक दैट टू योर यूटिलिटी।
वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसीलिए कहा गया आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। अगर बच्चों के अंदर वो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग डेवलप हो जाती है तो मुझे लगता है एआई हमारे लिए एक टूल बन जाएगा जिसको हम यूज करके आगे तो बढ़ेंगे, लेकिन हमारी जो क्रिएटिविटी है वो इंटैक्ट रहेगी, वो हम जरूर आगे बरकरार रख पाएंगे। हमने स्पोर्ट्स की बात की, एआई की बात करी, सोशल मीडिया की बात करी, लेकिन इन सब में फिटनेस जो है वो भी बहुत जरूरी है और माननीय प्रधानमंत्री भी इस पर बार-बार जोर देते हैं कि फिट इंडिया रहे। और इस बारे में अगर स्कूल्स में या ऐसे संस्थाओं में क्या पहल की जा रही है? देखिए, मैं अगर बात करूं तो वाई ब्रेक हम लोगों ने अपने स्कूल में स्टार्ट किया है। हर रोज के 10 मिनट बच्चों को मिलेंगे जिसमें वो अपनी रूटीन में सब चीजें छोड़कर वाई ब्रेक यानी कि योगा ब्रेक, तो अपनी क्लास में ही बैठ के, अपनी सीट पर ही बैठ के उनको योगा करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, जिससे कि ना सिर्फ वो अपने आप को फिट महसूस करते हैं फिजिकली, बट आई फील मेंटली बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक एग्जॉशन आ जाता है पूरे दिन में। जब आप काम कर रहे हैं, करते करते आपको रूटीन से ब्रेक चाहिए, तो वो वाई ब्रेक बहुत हेल्प करता है आपको रियलाइज करने के लिए कि आप कहाँ तक पहुंचे हैं। एक मोमेंट अपने लिए चाहिए हर किसी को स्लो डाउन होने के लिए। मुझे लगता है वो वाई ब्रेक बच्चों को वो चीज जरूर सिखा रहा है। पहला वो। दूसरा, स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम जो सीबीएसई और एनसीईआरटी यूनेस्को के साथ मिलके प्रोग्राम किया जा रहा है, उसके तहत में बहुत सारे ऐसी चीजें की जा रही हैं जो सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं बल्कि मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम लोगों ने लास्ट वीक ही मेंटल हेल्थ वीक सेलिब्रेट किया, जिसमें बच्चों को हमने एडिक्शन से रिलेटेड चीजें बताई। उनको ये बताया गया कि साइबर बुलिंग क्या होती है, पेरेंट्स का भी ओरिएंटेशन लिया गया। तो ये सारे एफर्ट जो है ग्राउंड लेवल पर स्कूल्स में लिए जा रहे हैं आज की डेट में, जहां सिर्फ टीचर्स नहीं बल्कि पेरेंट्स भी पार्टनर्स हैं बच्चों की एजुकेशन में। 100% जी। और जब तक वो नहीं हम लोग देखेंगे तब तक मुझे लगता नहीं है कि हम लोग समग्र शिक्षा का और विकसित भारत का जो स्वप्न है वो अचीव कर पाएंगे। जी। और मेंटल हेल्थ की बात की आपने मिस्टर गुप्ता, तो मेंटल हेल्थ और जो बच्चे आजकल फिजिकली तो एग्जॉस्ट हो ही रहे हैं, मेंटल हेल्थ को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए क्या और ऐसे कदम, जैसे 10th क्लास बोर्ड एग्जाम्स की हम बात करें तो अब साल में 2 बार एग्जाम्स लेने को सीबीएसई ने कहा है, तो ये सारे कदम किस प्रकार से सहायक हो सकते हैं थोड़ा मेंटल हेल्थ भी बच्चों की अच्छी रहे? एब्सोल्युटली। सो मुझे ऐसा लगता है कि जो 2 बोर्ड्स का सिस्टम स्टार्ट किया गया है, अभी इस पे बहुत सारे डिस्कशंस चल रहे हैं और जब तक एक बार इंप्लीमेंट नहीं होगा तब तक उसके रिजल्ट्स हमें नहीं पता लगेंगे। बट यस, डेफिनेटली एक तरीके से अगर देखें तो कुछ बच्चों के लिए जो एग्जामिनेशन डेज में लास्ट मोमेंट पे अगर बीमार पड़ जाते हैं, एग्जाम नहीं दे पाते हैं, तो उनका साल जाया ना जाए, उसके तहत में अगर ये 2 बोर्ड्स को देखा जाए तो मुझे लगता है डेफिनेटली एक बहुत अच्छी शुरुआत है। बट ऐसा ना हो कि हमारे बच्चे इसको एक एडवांटेज लेके सोचे कि ठीक है, एक एग्जाम खराब हो गया तो क्या फर्क पड़ता है, दूसरा मौका तो मेरे पास है ही। तो दोनों ही पहलू हैं। अभी हमें इस पे मुझे लगता है चर्चा और करने की रिक्वायरमेंट है, और जब तक हम देखेंगे नहीं कि किस तरीके से ऊंट किस करवट बैठ रहा है, तब तक कुछ इसका देखिए, समग्र शिक्षा मैं कहूंगी एक अपॉर्चुनिटी है बच्चों के लिए आजकल के। तो इसको आप ओवरऑल कैसे देखते हैं कि हमारा आने वाला कल इससे कैसे प्रभावित होगा? आने वाला कल तो डेफिनेटली बहुत प्रोग्रेसिव नजर आ रहा है, बिकॉज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद हम लोगों ने जो चेंजेस स्कूल एनवायरनमेंट में देखे हैं, अपने पेडागोजी में देखे हैं, टीचर्स ने अपने आप को जिस तरीके से पुल आउट किया है और चेंजेस को अडेप्ट किया है, आई थिंक वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स हैं। अभी कोविड गए हुए बहुत समय नहीं हुआ है, टीचर्स ने जिस तरीके से अपने आप को अडेप्ट करके ऑनलाइन टीचिंग की और माइक्रोसॉफ्ट प्लेटफॉर्म को लिया, गूगल प्लेटफॉर्म को लिया, जूम के थ्रू बच्चों को पढ़ाया और उसमें जिस तरीके के टूल्स को यूज किया, मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट टीचर्स के पार्ट पे रहा है। अगर वो 1.5-2 साल ऑनलाइन टीचिंग नहीं होती तो मुझे लगता है हम लोग बहुत पीछे रह जाते। तो डेफिनेटली जो एक हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो नेतृत्व हमारा किया है, उसके तहत में हम लोग बिल्कुल तैयार हैं और हम लोग इंश्योर करने वाले हैं कि इंडिया इज गोइंग टू बी द बेस्ट एजुकेशन सेंटर इन द वर्ल्ड। Well, I'm sure whatever you have said, we will go ahead and achieve it. Well, thank you so much for speaking to us and enlightening so many students. Thank you. Thank you so much. Thank you.